नमस्कार साथियों। आज मेरी यह वीडियो बनाने का प्रमुख उद्देश्य है कि जो एग्ज़ाम कितनी दूर हो, मतलब कोई एग्ज़ाम की अनसर्टेनिटी जो होती है उससे हम कैसे बच सकते हैं, मतलब वो हमें कैसे न इम्पैक्ट करे, कम से कम इम्पैक्ट करे, इस बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और साथ ही कुछ मुद्दे मैं आज लेके चला हूँ, जैसे कि एक तो करंट अफेयर्स का पूछ रहे थे कई लोग कि उसे कैसे तैयार करना चाहिए हमें, तो उस बारे में मैं बात करने की कोशिश करूँगा। और एक इकोनॉमी के बारे में, इकोनॉमी के जो हमारा सब्जेक्ट है उसको करंट, स्टैटिक और फैक्चुअल वाला, इन तीनों को सामंजस्य कैसे बैठाएं, मतलब इसमें, क्योंकि हमें पता है हर एग्जाम में तकरीबन 6 से 7 एग्जैक्ट इकोनॉमी के हमें प्रश्न मिलने वाले हैं। अब उनको हमें आकलित इस आधार पर करना है कि जो हमारे पेपर हुए हैं उन्हीं के अनुरूप हमें तैयारी करनी है। मतलब केवल ना करंट ज़्यादा, ना स्टैटिक ज़्यादा, ना फैक्चुअल ज़्यादा, सभी को मिलाकर हमें तैयार करना है। और तीसरा कि जब हमने तैयारी तो कर ली, ठीक है, लेकिन अब पेपर में जाने से पहले उसका मूल्यांकन कैसे होगा कि मैंने पढ़ा है नहीं पढ़ा है। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो बाहर तैयारी नहीं करते, अपने अकेले में करते हैं, घर पे करते हैं, दोस्त लोग कम हैं, सब है, उन्हें लगता है मैं जितना कर रहा हूँ पर्याप्त कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमें अपने इन्वायरमेंट के अनुसार हम जितना कर रहे हैं, हो सकता है सभी क्वालिफाई होने वाले उससे 10-15% ज़्यादा करके गए हों, तो तब तक तो हमें सिलेक्शन नहीं मिल सकता ना। इसलिए हमें खुद का आकलन करना जरूरी है, और इसका बेहतर यही है कि आप या तो फिर पुराने प्रश्न पत्रों को लगाइए जो आपने नहीं लगाए हैं, उन्हें जो आते हैं, मतलब पहले से उनके आंसर देख रखे हैं, फिर टेस्ट लगा रहे हैं, फिर उसमें 100 में से 80 ला रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता है। आपको अगर अपना शुद्ध मूल्यांकन करना है, या तो फिर फ्रेश टेस्ट लगाना चाहिए, या फिर कोई कोई सेट दे रखे हैं किसी ने, वो लगाइए, या फिर जो पुराने प्रश्न पत्र हैं, जो बहुत पुराने प्रश्न है तो उन्हें भी लगाने की आवश्यकता ही है, क्योंकि वही क्वेश्चन अब रिपीट होते हैं। क्योंकि जो स्टैटिक वाला भाग है वो तो वही है ना, जिस प्रकार युद्ध हुए, या फिर कोई साम्राज्य का उदय हुआ, या फिर हम ज्योग्राफिकल जो लैंड फॉर्म्स पढ़ते हैं, या फिर जो भी ज्योग्राफिकल कंसेप्ट पढ़ते हैं, वो तो सेम रहेंगे सदैव के लिए। तो पुराने लगाओ, बशर्ते ऐसा होना चाहिए कि बहुत सरल वाले प्रश्नों को लगाना वो भी ठीक है, लेकिन कठिन प्रश्नों की श्रेणी में भी आपको जाना ही चाहिए। तो इन 3 मुद्दों पर मैं बात करूंगा। सबसे पहले तो अभी मैं आप सभी को जो एग्जाम है, जो भी होने वाले हैं आगे, उनसे संबंधित कोई भी अपडेट अभी तक नहीं आई है कि क्या होगा, कब होने वाले हैं। तो ये आपको इसको नेगेटिव रूप में न लेकर हमें जो सकारात्मक रूप है उस रूप में हमें इसे लेना चाहिए। अर्थात कि एग्जाम बशर्ते डिले होगा, लेकिन अभी का जो माहौल बना है यहाँ एग्जाम्स का, एग्जाम होगा इतना तो डेफिनिट है, मतलब एग्जाम होने ही वाला है। बशर्ते कितना टाइम होगा, 2 महीने 3 महीने, इसे आप अपने पॉजिटिव के रूप में लीजिए। मतलब अभी तक जो भी आपकी तैयारी में लूप होल्स बचे हैं, जो भी कमियां बची हैं, जो भी सब्जेक्ट, जो भी टॉपिक्स, जो भी मुद्दे आपके अभी तक कमजोर हैं, उन्हें मजबूत बनाने की कोशिश कीजिए। अर्थात अब एग्जाम के जो भी महीने बचे हैं उनमें आपको अपनी कमजोरियों को पार करते हुए उस स्तर तक पहुंचना है जहां से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर एग्जाम मान लिया जाए आधे महीने बाद होता है और 1 महीने बाद होता है, तो उसमें अंतर होगा। आज से आधे महीने बाद आप जितना प्रिपेयर हो सकते हैं, आज से 1 महीने बाद उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होगा। तो आपको इसे सकारात्मक रूप में ही लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा पिछली बार भी हुआ था जब हम स्टार्टिंग में एग्जाम देने के लिए गए थे, पहला एग्जाम दिया वही रद्द हो गया। उसके बाद क्या किया, होप तो नहीं छोड़ी, उसके बाद और मतलब जैसा हम कहते हैं ना कि जब कोई मतलब चोट खाता है तो वो ज्यादा प्रभावित तरीके से फिर से दोबारा हमला करता है, वही करना है। मतलब अगर आपको एग्जाम डिले हो, या फिर रद्द हो, या फिर अन्य कोई भी फ्लक्चुएशंस आए, तो उसमें आपको उभरने की कोशिश ही करनी है। तो ये बात हुई कि आपको तैयारी में जारी रहना है। एग्जाम हो जाएगा तकरीबन 2 या 3 महीनों के भीतर। आपके जो भी एग्जाम है, जिस अनुरूप उन्हें डेट दी है उस अनुरूप तो हो ही जाएंगे, और होने हैं ये तो निश्चित है। अब अगर मान लीजिए 4 महीने भी लगा दिए, तो आप 4 महीने दूर है एग्जाम, ये सोच के अपनी तैयारी को भंग कर दोगे, तो वो तो बेहतर तरीका नहीं है ना। तैयारी का तो यही तरीका है कि जब भी एग्जाम होगा उस दौरान तक ज्यादा डिले होगा तो मैं ज्यादा अच्छे ढंग से प्रिपेयर होकर जाऊंगा। ये चीजें हो गई। अब जो ये पहला पहला सेक्शन है हमारी आज की वीडियो का, कि एग्जाम न होने को हमें सकारात्मक रूप में कैसे लेना है। आज दूसरी बात मैं करूंगा करंट अफेयर्स की। जैसे हमने जीएस की सारी बात की है, और जो भी हमारा स्टेट स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उनकी बात की है, हिंदी की बात की है हमने। अब करंट अफेयर्स की बात करते हैं, उसका भी मेजर रोल हो रहा है। आजकल जो आयोग हैं, 2 आयोग हमारे एग्जाम कराते हैं। एक आयोग ज्यादा पूछता है करंट से, एक कम पूछता है, लेकिन वो भी पूछता है। तात्पर्य यह है कि करंट आ रहा है, आपको यही सीख के जाना है कि करंट की जो वैल्यू है वो, मान लिया जाए एक एग्जाम ये आयोग कराएगा, एक वो कराएगा, तो करंट तो हमारे रिदम में रोज होना ही चाहिए, मैं ये कहता ही हूँ। लेकिन मैंने अपनी अनुसार बताऊं तो मैंने कभी भी करंट डेली वाइज नहीं तैयार किया। तो ये फैक्चुअल वाली चीजें होती हैं कि इसका अपॉइंटमेंट ये हो गया, यहाँ ये घटना होगी, वहां ये घटना हो गई, तो ये तो प्योर फैक्ट है ना, और करंट प्योर फैक्ट ही पूछता है ग्रुप्स के एग्जाम्स में। तो आपको इस करंट को अब कोई डेली फॉलो करता है, पहले से तो मैं उसको नहीं कहूंगा कि ऐसा नहीं कहूंगा कि मत करिए, आपके समय के अनुरूप है। लेकिन मैं हर मंथ का, और हर मंथ की एक जो मैराथन वीडियो डालते हैं वो लोग, उसी को सुनता था। मतलब मैं मैगजीन वगैरह कुछ नहीं लेता था वन लाइनर के लिए। मैगजीन्स में दिक्कत ये आती है कि उनके पास मैगजीन्स में कुछ भी डालने की स्वतंत्रता होती है। मतलब वो पूरे महीने का सारा लाएंगे और सब कुछ मैगजीन में डाल देंगे।
अब मैंने एक ही बार एक मैगजीन देखी थी केवल, उसमें मतलब जो बैंकों के जो चेयरमैन होते हैं उसके सदस्यों तो तक को शामिल किया था। अब इस बैंक का कौन सदस्य बना कितने, ये तो कभी नहीं पूछता है, लेकिन उसके पास है, टाइम है भाई, ज्यादा ज्यादा कंटेंट बना देगा वो, मैगजीन में उतना सब डाल देगा। लेकिन जब हम मंथ की कंपाइलेशन देखते हैं वीडियोस के थ्रू, वो क्या करते हैं, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनको ही लेकर प्रस्तुत करते हैं हमारे सामने। इससे फायदा क्या होता है, बशर्ते एक लो प्रोफाइल वाला क्वेश्चन मतलब जो बन सकता था वो उन्होंने नहीं कराया होगा, लेकिन अधिकांश क्वेश्चन ऐसे होंगे जो उसमें मिलेंगे, और हमारे पास समय भी तो कम है, हम पूरी मैगजीन को तो कवर कर नहीं ही कर सकते, कुछ ना कुछ उसमें छूटने वाला है। इससे बेहतर यही है कि हम जो मंथली की कंपाइलेशन वीडियो डालती हैं, कई बेहतर चैनल हैं यूट्यूब पे, आपने देखे होंगे, जो करंट अफेयर्स बहुत बेहतर तरीके से कराते हैं। डेली का फॉलो कर सकते हैं तो फिर वो अपनी समझ पे आप सभी चीजें मैनेज करके चल पा रहे हैं तो फिर तो ठीक है। अन्यथा हर महीने का एक एक कंप्लेशन, हर महीने में अगर आप तकरीबन 70 से 80 क्वेश्चन भी याद करके जाते हैं हर महीने, अब इतने तो हो ही जाते हैं महीने भर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो हो गया, मतलब एक एक घंटे की वो वीडियो होती है, लगातार सुनिए, लिख के याद होता है वैसे करिए जैसे भी आपको याद होता है। मैं सारी 10 महीने का करंट अगर मुझे तैयार करना है तो मैं 10 घंटे हो गए, मैं उन 10 घंटों को 2 की स्पीड पे देखता था, यानी 5 घंटे का कंटेंट मेरे पास है। अब उस 5 घंटे के कंटेंट को मैंने तकरीबन 9 या 10 बार सुनता था, मतलब मैं जैसे बता रहा हूँ पहले से जो करंट अफेयर्स तैयार करता था, तो उस 5 घंटे को मैं तकरीबन 10 या 12 बार सुन लिया। अब ध्यान वहीं पर है मेरा, तो वो मुझे पूरी पानी की तरह मैं पी चुका होता था। मैं ना कहीं पे लिखता था उससे, ना कहीं पर मतलब कॉपी किताब का कोई रोल ही नहीं होता था। जब मैं थका होता था या कुछ भी होता था रात को सोते टाइम, उस टाइम पे उस पूरे को सुन लिया, मतलब पूरा 5 घंटे एक टाइम पे नहीं सुन पाता था, कभी 2 घंटे का सुन लिया, कभी 1 घंटे का, कभी 2 घंटे का। इस अनुरूप मैंने करंट तैयार किया था, नेशनल करंट अफेयर्स। ऐसे उत्तराखंडी करंट की भी बात है, जो मंथली कंपाइलेशन लेकर आते हैं उनसे याद करिए। फिर यहाँ अन्य कई मैगजीन्स आती हैं, मतलब मुझे फायदा हो चुका था इन सबसे, मैंने इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं देखा, तो मैं अपने ही अनुभव को आपको साझा करूंगा। मैं नहीं कहूंगा कि आपको घटना चक्र की करंट अफेयर्स पढ़नी चाहिए, विजन की, दृष्टि की, ये सभी मैगजीन्स वन लाइनर वाली लेके आओ। मैंने जिस अनुरूप तैयार किया उसी अनुरूप मैं आपको सजेस्ट करूंगा, और इससे फायदा होता है, एक तो समय कम लगता है हमारा, और प्रभावी चीजें हमें अधिक मिल जाती है। एक लो प्रोफाइल क्वेश्चन छूट जाता है, कोई बात नहीं, करंट अफेयर से 8 में से 6 क्वेश्चन भी सही कर पा रहे, 5 भी कर पा रहे हो और कम समय में निकाल कर, तो वही तो स्मार्ट स्ट्रेटेजी है ना। आपका जो समय बचाया है आप जीएस में दोगे उसे, तो वहां बेहतर गेन कर पाओगे। तो करंट को आपका ऐसा करना है, तैयार जरूर करना है। मैं कहता हूं पिछले 8 से 10 महीनों का आपको तैयार करके जाना चाहिए। जैसे अभी आप जुलाई 2023 से लेकर शुरू कर दीजिए, जो जुलाई 2023 से करना है, और जुलाई से अभी तक का करने के बाद भी आपके पास अगर समय शेष बचता है तो अप्रैल और मई का भी कर लीजिएगा, अप्रैल मई जून ये 3 महीनों का भी, क्योंकि हम अमूमन 1 वर्ष का करंट पर ध्यान देते हैं। तो करंट को आपको इस अनुरूप तैयार करना है। उसके बाद मैं इकोनॉमी की बात करता हूं। इकोनॉमी में अगर आप हाल के प्रश्नों को देखते हैं, जो समझ वाले प्रश्न हमारे बनते हैं, तो मैं कंपलसरी ये कहूंगा कि इकोनॉमी से ही आपका, अगर ऐसा हो सकता है कि आपके सारे सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो बट इकोनॉमी बेहद वीक हो, तो उसी से आपका सिलेक्शन रुक सकता है। इसलिए इस महीने में जो ये गैप मिल रहा है, इस इकोनॉमी को अच्छे ढंग से प्रिपेयर करिए, क्योंकि पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये अमूमन ऐसी चीजें होती हैं। हिस्ट्री में भी हम सुनते ही आते हैं कि मुगल, गुप्ता, कुछ कुछ तो हम सुने आ रहे, लेकिन इकोनॉमी में पूरा ही अलग होती है वो दिशा। जैसे हम यहाँ अमूमन पढ़ते हैं, जो अब आप मान लिया जाए उसकी बुक पकड़े हैं, लूसेंट वाली बुक पकड़े, तो उसमें आपको इकोनॉमी में वो झूठ बोल रहा है, टोटली आपसे झूठ बोल रहा है वो इकोनॉमी, मतलब जितनी भी दी है उसने, वो एक तो समझ नहीं आएगी आपको सीधे उससे वो, क्योंकि इसका तात्पर्य कि आप केवल उसी को पढ़ के जाएंगे, हो सकता है किसी का उस अनुरूप बन जाए, लेकिन अब जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन रहे हैं उसमें एप्लीकेशंस पर ही ज्यादा ध्यान है। आप एक बार अपनी समझ बना लेंगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। इकोनॉमी यही बात होती है, अगर हमने सीख लिया कि मुद्रास्फीति ऐसे बढ़ती है, ऐसे घटती है, इसको फायदा होता है, इसको नुकसान होता है, तो हम डेली लाइफ में अपने आप पर उसे अप्लाई कर सकते हैं कि यार अगर डॉलर की कीमत बढ़ेगी तो मुझ पर क्या नुकसान होगा। जब आप खुद पर, क्योंकि ये बेहद व्यवहारिक चीजें, मतलब मैं कहता हूं इकोनॉमी को हम रोज देखते हैं, पैसे के काम रोज देखते हैं। आरबीआई ने अब बजट जारी किया, वो इनकम टैक्स बढ़ा रही है, घटा रही है, हम रोज कहते हैं कि आयकर में कितनी छूट मिली, मतलब हम पर वो प्रभावी है, तो हम जो खुद पर अप्लाइड है उसको तो आपको सीखना ही चाहिए। बशर्ते एग्जाम में 1 ही 2 ही क्वेश्चन आए, लेकिन आपको एक बार बना लिए तो हर बार के लिए वो बन जाए। इकोनॉमी को आपको, जो मैंने 15 टॉपिक्स आइडेंटिफाई कराए हैं, उस अनुरूप देखिए। अगर आप खुद ही पेपर को एनालाइज कर पाते हैं बेहतर ढंग से, तो पेपर को एनालाइज करिए, टॉपिक्स चुनिए। जैसे इन्फ्लेशन से टॉपिक क्वेश्चन आया है तो इन्फ्लेशन लिखिए, अगर उसने जो एक्सचेंज रेट से क्वेश्चन पूछा है तो उससे लिखिए, अगर उसने कृषि के इनपुट्स से क्वेश्चन पूछा है तो वो लिखिए। मतलब जितने टॉपिक हैं, बैंकिंग रेट्स, ये सभी चीजें आइडेंटिफाई करिए। इनके जितने टॉपिक्स वो होते हैं, या तो फिर गूगल से करिए, यूट्यूब से पढ़िए, किताब से खुद समझ आता है उससे पढ़िए, लेकिन मैं मानता हूँ इकोनॉमी खुद से समझ आ ही नहीं सकती। मैं खुद ही कहता हूँ, मुझे पहली बार में कभी समझ नहीं, मैंने कहीं यूट्यूब से सहारा लिया था तभी मुझे सारी चीजें समझ आई। प्रो बनने का यही तरीका होता है। इस ईगो में कतई नहीं चलना चाहिए कि मैं किसी से मदद ही नहीं लूंगा, इससे आपका ही नुकसान होगा। जहां पर हम्बल बनने की आवश्यकता है वहां पर हम्बल रहिए। पढ़ाई में हमेशा हम्बल रहना चाहिए, मैं यही मानता हूं। आपको अगर कोई आपसे छोटा, मतलब हमारे घर में जो हमारे भाई बहन, वो भी अगर कुछ इनपुट्स दे रहे हैं जो हमारे नॉलेज में नहीं है, तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए बेहद विनम्रता के साथ।
इसमें कतई ये नहीं है कि कोई क्या सिखा देगा। हम जैसे कहते हैं कि उम्र भर सीखते रहते हैं, मतलब सीखना एक ऐसा है जो हम उम्र भर चलते रहते हैं। कोई 60 प्लस है, 70 प्लस है, अब 70 प्लस लोग, 60 प्लस लोग आजकल नई टेक्नोलॉजी से अवगत हैं क्या? नहीं है। अब अगर कोई सीखने का इच्छुक है वो, तो क्या वो मतलब मुझे सब आता है कि ईगो में रहेगा? तो फिर तो वो नई टेक्नोलॉजी सीख ही नहीं पाएगा। आजकल हम देखते हैं हमारे घरों में कई मम्मी पापा लोग होते हैं या जो वो आजकल फोन चलाना सीख रहे हैं, तो हम सिखा रहे हैं ना उन्हें। तो यही तो है, सीखने की यही प्रक्रिया है। जहां से भी सीख सकते हैं वहां से सीखने की कोशिश कीजिए। तो इकोनॉमी में हमने देखा करंट तो आपको तैयार होगा, जैसे मैंने बताया। फैक्चुअल आपको जरूर पढ़ना है, जैसे बैंक ये स्थापित हुआ, ये स्थापित हुए, यहाँ ये चीजें हैं, ये सब करना है। लेकिन इसके साथ स्टैटिक का समझ वाला भाग भी आपको पढ़ाना है। ये कैसे बनेगा? पुराने प्रश्नों से को देखिए, समझ नहीं आता किसी की यूट्यूब से मदद लीजिए। जैसे आप किसी से भी लीजिए, मैं ये नहीं कहता कि केवल मैंने जो करा रखा है वही करिए, लेकिन जो एग्जाम ओरिएंटेड है उस पर ध्यान होना चाहिए, बकवास वाली बातों को छोड़कर। इकोनॉमी को इस अनुरूप तैयार किया। उसके बाद मैंने बताया कि आपने तैयारी कर ली है सारी की सारी। अब उसको आकलन एक बार इंप्लीमेंट, कई बार हम सुनते हैं, मैंने ही जब पहली बार एग्जाम दिया था तो मतलब जो पहला पेपर हुआ था उसमें कहीं 2-3 ओएमआर गलत भर दिए थे उसमें, मतलब बेहद सरल प्रश्न, मतलब कि ओएमआर गलत भर दिए। घर आके कितना पछतावा होता है उनका, एक एक नंबर का क्या वैल्यू होती है आप सभी समझते ही हैं, क्योंकि कंपटीशन का माहौल जिस अनुरूप है वहां 0.25, 0.5, 0.75 इन मार्क्स का कितना रोल होता है कट ऑफ से बाहर रेस हो जाने में, और या फिर एक बेहतर मुकाम में जाने के लिए, आप सभी समझते हैं। इसीलिए ये गलती ना हो, इसलिए आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है, प्रैक्टिस सेट्स जरूर लगाने हैं। तकरीबन कम लगाइए, बशर्ते ऐसा नहीं कि 100 लगाइए, लेकिन 10, 20, 30 जितने आपके हो सकते हैं उतने लगाइए। आपके लिए ही फायदेमंद है, नई चीजें मिलेंगी उनसे आपको। और ओएमआर में लगा सकते हैं तो वो बहुत ही बेहतर है। मतलब जैसे आप ओएमआर में अगर गोला भर के, ओएमआर नहीं भी है तो कॉपी पे ही गोले गोले बना लीजिए, उस पर गोले भरिए। गोले भरने की आदत से ये होगा कि आप यहाँ गलती करेंगे तो वहां आपको पिन पॉइंट हो जाएंगी कि मुझे ओएमआर भरने में गलती होती है, इसीलिए मैं ध्यान से भरूंगा। तो ये सीखेंगे कब? जब सीधे वहां जाएंगे, वहीं पहली बार ओएमआर अगर सीट देख रहे हैं फिर तो दिक्कत ही आएगी ना। ओएमआर को पहले घर पर देख लीजिए, कहीं से ले लीजिए, दुकान में मिल जाती होगी, फोटो स्टेट करा लीजिए कहीं से, बट उस पर प्रैक्टिस करेंगे तो ये लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। ये छोटी छोटी चीजें हम इग्नोर करते हैं ना, मतलब ये एक एक नंबर की क्या वैल्यू होती है, ये अब मैं कैसे समझा सकता हूँ, लेकिन जो जिसका 1 नंबर से रुका होगा, इसका 0.5 नंबर से रुका होगा, वो समझा सकता है आपको ये बहुत ही बेहतर ढंग से अपने पूरे इमोशंस के साथ। ठीक है, तो आपके साथ ऐसा ना हो, मैं यही कोशिश कर, मतलब यही उम्मीद है, इसलिए आप पहले से तैयार होकर जाइए। अब प्रैक्टिस सेट्स लगाने का तरीका यही है कि आप सेक्शनल लगाइए या फिर फुल लेंथ लगाइए। मतलब मैं सेक्शनल ही ज़्यादा लगाता था पहले से भी, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ी तो हिस्ट्री एक बार सारी कर ली, पूरी प्राचीन भारत कर लिया, मध्यकालीन भारत कर लिया, आधुनिक भारत कर लिया, तो फिर हिस्ट्री के सारे टेस्ट लगा दिए। मतलब हिस्ट्री के टेस्ट लगा लिए तो उससे अपना पूरा, अब अगर पूरे साथ में लगाएंगे तो अब किसी का होता है कि उतना पूरा सिलेबस ही कंप्लीट ना हो, तो फिर वो डिमोटिवेशन आता है कि हर चीज़ से नई चीज़। अगर आप सेक्शनल लगाते हैं उससे फायदा ये होता है कि आपका जो चीज़ कवर है उसके टेस्ट लगाने में आपको फायदा होता है। तो टेस्ट की अपनी अलग महत्ता है, या फिर पुराने प्रश्न पत्रों से बेहतर मैं कहता हूं कि कोई भी टेस्ट नहीं हो सकता। अगर आपके पास पुराने प्रश्न पत्र हैं, तकरीबन 10 से 12 जो साल बीते हैं उनके सारे देखिए। कहां से मिलेंगे? दुकान में आजकल कई किताब आ जाती है, कई पूछते हैं कि जाइए पहले, बेहतर अगर बुक स्टोर पे आप जाएं तो वहां पे आपको पूरे मतलब 10-12 साल के पुराने क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। और जैसे हमारे यहाँ जीएस आती है, तो क्या यूपी में कुछ अलग ही जीएस पूछती होगी क्या? यूपी में अकबर का सन अलग ही होगा? नहीं होगा। तो यूपी में अगर यूपी के कोई एग्जाम हुए हैं, बिहार के कोई एग्जाम हुए हैं, स्टेट पीसीएस हुआ है, तो इनमें जीएस तो सेम ही आएगी। इनके टेस्ट भी अगर आपको मिलते हैं तो जीएस लगाइए, मैं कहता हूँ जीएस लगाइए इसमें, क्योंकि जीएस तो सेम है सब जगह। ऐसा नहीं है कि वहां हार्ड यहाँ सरल। अब कई क्वेश्चन सरल होंगे, कई क्वेश्चन हार्ड होंगे। अब जब आप हार्ड क्वेश्चंस को टैकल करने की आप में क्षमता विकसित होगी, तभी तो आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। यही होती है प्रवृत्ति कि हमें पहले सोचना है कि पेपर कठिन आने वाला। जब आप इस अनुरूप सोचेंगे तो आपकी तैयारी भी ज्यादा मतलब हार्ड हो पाएगी। और जब तैयारी हार्ड होती है तो हम उस प्रवृत्ति पे होते हैं कि मतलब कुछ फ्लक्चुएशंस भी आए, उठापटक वाले क्वेश्चन आ गए, मतलब कई बार जैसे पिछली बार इकोनॉमी के कहीं डाल। अब आप पहले से प्रिपेयर है तो आपके लिए तो नॉर्मल है, वो आप टैकल कर लेंगे। अब आप पहली बार ही उन क्वेश्चन को कभी सुनाएंगे तो वहां तो दिल की धड़कन सब हो रहा है, सब फ्लक्चुएशंस तो उत्पन्न होंगी ही ना। तो यही है कि आपको टेस्ट लगाने हैं। और जैसे अभी मैं भी टेस्ट सीरीज मैंने भी कराई है, टेस्ट सीरीज जीएसटी टेस्ट सीरीज है, आप वो उससे जुड़ना चाहते हैं तो उनसे भी जुड़ सकते हैं, या फिर अन्य कहीं जगह से आपको कुछ मिलता है तो उनसे आप अपनी तैयारी को आंकलित कर सकते हैं। तो बेहतर यही है, अपनी तैयारी को सही दिशा दीजिए और लगातार मेहनत करते रहिए। बशर्ते मेहनत का आवर 6 से 8 घंटा हो, बट कंटिन्यूटी बरकरार हो। एक दिन 10 घंटे और एक दिन 2 घंटे इससे काम नहीं चलता, क्योंकि हम इससे जो भी चीजें पढ़ी हैं वो स्किप होते जाती हैं दिमाग से। तो यही है, मेहनत करिए, कंटिन्यूटी बरकरार रखिए, और मोटिवेशन तो लेना ही है ऐसा तो, क्योंकि अब मोटिवेशन का सबसे बेहतर तरीका मैं मानता हूँ हमारी फैमिली ही होती है जो हमें सबसे ज्यादा मोटिवेट करती है।
तो उन्हीं से आपको जिससे भी मोटिवेशन मिलता है उनसे जुड़ते रहिए। बाकी मैं भी अपनी जो भी अप्रोच हैं, जो भी मेरे अनुभव हैं, क्योंकि मैं भी एक एस्पायरेंट हूँ अभी, तो मैं भी तैयारी करता हूँ, आप जैसे आप तैयारी करते हैं वही मैं भी करता हूँ। तो अभी हम मतलब एक जैसे ही हैं, मैं पढ़ रहा हूँ वही अपने अनुभव को आप तक साझा करूँगा। बाकी हम अभी जीएस की क्लासेस लेते ही हैं, उनको भी आगे तक बढ़ाएंगे ही। आपका सहयोग और अपना प्रेम असीम जो आप तक अभी तक बनाया है उसको बनाए रखिए। और वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि अन्य छात्रों को भी इससे, अन्य जो भी लोग हैं इससे फायदा ले सकें, कुछ ना कुछ भी अगर वो ले सकें तो मेरा ये सौभाग्य ही होगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।